जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, है ना। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अपनी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं लगातार। मेरा नाम है पंकज, आप सब लोग अब तक तो जान ही गए होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक 11th के लेक्चर में डायमेंशंस पढ़ी हैं, बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डायमेंशंस पढ़ा है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है ना। आप सबको पता है कि फिज़िक्स जब हम पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। और हम लोग ये भी कहते हैं कि फिज़िक्स मैथमेटिक्स जो है वो फिज़िक्स पढ़ने के लिए एक टूल की तरीके काम करती है ना। यानी कि आपकी जो फिज़िक्स है वो मैथ से इंडिपेंडेंट है, वो मैथ पे डिपेंड नहीं करती। बट विदाउट मैथ फिज़िक्स पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बात क्लियर। तो कई सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपने 10th लेवल तक पढ़ लिए होते हैं, ठीक। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो आप 11th और 12th में जाके पढ़ते हो, जो बच्चे मैथ से होते हैं। और जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो बेचारे 11th 12th में मैथ पढ़ते ही नहीं, है ना। तो उनको भी उन फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो आज हम अपना बेसिक लेक्चर, जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर स्टार्ट होगा, ठीक। जिसमें हम लोग कुछ बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनके कुछ यूजेस देखेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है विदाउट नोइंग मैथमेटिक्स यू डोंट डू फिजिक्स वेरी वेल, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, चैप्टर का नाम डाल लो बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें हम लोग जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग जो आपने 9th 10th में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, मेंसुरेशन के या स्ट्रेट लाइन के, ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम सिर्फ वो पोर्शन पढ़ेंगे जो आपने 9th 10th में नहीं पढ़ा है, जो चीज़ हमको 11th 12th में मिलेगी। यानी डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कुछ एक चीज़ें जो ग्राफ से रिलेटेड हो सकती हैं, जिनका हमको अपनी मैथ्स में ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब आप कंपटीशन लेवल के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस की कई बार वैरायटी आती है, ठीक। और उन वैरायटीज़ में आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा लेक्चर, बस मैक्सिमम 2 लेक्चर में डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम फार्मूला पढ़ेंगे और उस फार्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे, किस टाइप से उस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। और फिजिक्स में इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो बताया जाएगा। क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए और उसका यूज़ पता होना चाहिए, कैसे करना है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स, और हेडिंग डाल लो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस। अच्छा, आपको यहाँ पे वर्ड हमने यूज़ करा कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या है कि आप जो भी पढ़ोगे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड ही होगा। जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन करते थे, जोड़ना, घटाना, ऐड करना, समेशन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कुछ उसी टाइप का। अच्छा, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस में का जो बेसिक पर्पस होता है कि जब भी आपके पास कोई बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हो, है ना, और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को आपको सॉल्व करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आप देखोगे जो डिफरेंशिएशन है, ठीक, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है d/dx ऑफ f(x). f(x) क्या है बेटा, f(x) आपका कोई फंक्शन है, f(x) इज अ फंक्शन, ठीक। अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं d/dx ऑफ f(x). और ये जो d/dx है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। बात क्लियर। दिस d/dx इज नोन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये जो पूरी की पूरी कहानी थी, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है डी बाई डी एक्स को, और डी बाई डी एक्स के साथ जो भी फंक्शन आएगा एफ एक्स, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कहानी क्लियर। अच्छा, फंक्शन को कभी कभी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया। अब ये जो x है, अब फंक्शन में देखो आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, एक तो x, दूसरा y। और जो x है ये कैसा वेरिएबल है? सोचो कि क्या x की वैल्यू y पर डिपेंड करती है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट सपोज कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे तो आपको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मिल गई। अगर x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू आपको 4 मिल गई। तो अगर आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो डिफरेंस, फर्क किस पे पड़ रहा है? y पे पड़ रहा है। बात क्लियर? तो जो y है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पे डिपेंड करता है ना। और जो x है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये आज़ाद है, फ्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात क्लियर? तो आपको पता है कि जब भी फंक्शन होगा, फंक्शन में y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो दो वेरिएबल होते हैं x और y, और x आपका कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y कैसा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब अगर आपको इस पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे? हम सीधे सीधे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप यहाँ पे या तो एफ एक्स लिख दो पूरा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप फॉर्म में मत आ जाना। अगर फॉर्म में थोड़ा सा आ गए और डी से डी को उड़ा दिया तो बचा क्या? एक्स वाई बाई एक्स, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। बात क्लियर? क्योंकि ये जो डी है बेटा, ये डी ही क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं ये बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि वाई और एक्स ये दोनों बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि इनका जो हुआ क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक, ये एक छोटी सी एक आउटलाइन थी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो हम लोग अब अपना पूरा का पूरा जो डिटेल एनालिसिस है डिफरेंशिएशन की, पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, क्या होती है, कहाँ से आती है और क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं और कितने फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे। ठीक, तो आप सबने थोड़ा बहुत तो ग्राफ के बारे में पढ़ ही रखा होगा, है ना, और थोड़ा बहुत आप सबको आइडिया होगी कि जो लाइंस होती थी, कभी आपने 10th में पढ़ा होगा। स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि स्लोप नाम की कोई चीज़ होती थी जिसको हम लोग हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। ठीक, एंगल पढ़ा होगा, एंगल क्या होता है ना। तो हमारे पास मान लो ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक एक्स एक्सिस हो गई, और यहाँ पे हमने एक रैंडमली एक कर्व ले लिया है, कुछ ऐसा ले लिया। ठीक, इस कर्व पे हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए, ये आप x1 मान लो और ये आप यहाँ पे यहाँ से ले लो एक पॉइंट, इसको आप x2 मान लो, है ना, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लो और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दो। अच्छा लगेगा, जितना अच्छा लगेगा बनाने में उतना बढ़िया हमको समझ में आ जाएगी। इसको आप y1 बोल लो, इसको आप y2 बोल लो। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये तो आपको पता ही है, ये आपकी y एक्सिस हो गई। ठीक, अब हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है। एक चीज़ पढ़ी है हमने स्पर्श रेखा। क्या पढ़ी है? स्पर्श रेखा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट पढ़ी है। दूसरी हमने पढ़ी है छेदक रेखा। छेदक रेखा, ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, ये इसकी टेंजेंट हो गई और दूसरी आ जाएगी, इसको हम लोग, एक तो नॉर्मल होती है ना, और एक होती है जो छेदक रेखा, वो 2 पॉइंट पे टच, आपका जो भी कर्व है आपका, उस कर्व के 2 पॉइंट पे कट करती हुई निकल जाती है। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर, है ना, इसका नाम ही है नॉर्मल। तो ये आपकी हमेशा क्या होगी? जिस कर्व पे आप इसको ड्रॉ करोगे वहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी, है ना। बात क्लियर? अब
स्पर्श रेखा का मतलब क्या, जैसे मान लो आपके पास कोई एक कर्व है ऐसा, तो अगर किस कर्व का कोई एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट पे आप एक ऐसी रेखा ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए। ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा टच कर रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अच्छे से ज्योमेट्री इसकी बनाओगे तो एकदम हल्का सा टच करते हुए निकल जाएगी, जैसे ये निकल गई। ठीक, तो ये जो लाइन है ए बी, ये इस ग्राफ को जो नीचे की तरफ एक कर्व बनाया है हमने सेमी सर्किल, इस पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है। अच्छा, अगर इसी लाइन ए बी को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड करें तो हमको क्या मिलेगा कि ये जो लाइन है ए बी, इस ए बी को जब हम नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो कुछ ये बन गया, यानी कि इसने यहाँ पे और यहाँ पे कट कर दिया। बात क्लियर? तो अब ये एक टेंजेंट नहीं रह गई, है ना, और जब ये टेंजेंट नहीं रहेगी तो क्या बन गई, अब ये एक छेदक रेखा बन गई। इसने दो जगह पे इसको, इस पूरे के पूरे कर्व को छेद कर दिया। बात वही, जो कट करती हुई निकले वही क्या हो गई, आपकी छेदक रेखा हो गई। ठीक, अब अच्छा, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस यह है, ये है यहाँ पे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, जो कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 यानी इस पॉइंट तक जा रही है। ये आपकी एक लाइन है, जो भी कर्व है। ठीक, आपको पता है कि अगर आप इस लाइन का आपको स्लोप डिफाइन करना है, ये स्लोप मतलब क्या, स्लोप मीन्स थीटा, एंगल, है ना। अगर आपको इस लाइन का, जो कि ये लाइन हमने ड्रॉ करी है ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका अगर आप स्लोप डिफाइन करोगे, है ना, स्लोप मीन्स एंगल, और एंगल का मतलब क्या, टेन थीटा। टेन थीटा ही तो होता है। ठीक, तो टेन थीटा अगर आप डिफाइन करोगे तो स्लोप क्या मिलेगा भाई, टेन थीटा होता है ट्रायंगल। अगर आप देखोगे तो दिस एंड दिस ट्रायंगल, ए बी सी ले लो इसको, तो ये हाइट अपॉन में दिस डिस्टेंस, यानी कि क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक, अगर आप इस बी सी को देखो तो ये बी सी क्या है, y2 माइनस y1, दिख रहा है भाई सबको, y2 माइनस y1। और AC अगर देखोगे तो AC क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1। और ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है स्लोप का, पहले से पढ़ रखा है। और हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी, कि अगर कहीं पे कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं y2 माइनस y1, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा y से, है ना। और ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, कितना चेंज हुआ, यानी कि फाइनल, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो y फाइनल माइनस y इनिशियल। बात क्लियर? तो डेल्टा हो गया। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। कोई दिक्कत की बात नहीं हुई यहाँ तक। अच्छा, अब बात आती है कि जो ये डेल्टा y है, ठीक, और डेल्टा x है, ये जो कहानी यहाँ तक का आई, तो इस डेल्टा का मतलब क्या, तो डेल्टा का मतलब होता है, अगर मान लो बेटा आपके पास कोई दो क्वांटिटी है, हमने दे दिया आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना इधर, कि अगर मान लो हमने बताया कि y2 जो है आपका वो 5.5 है और y1 जो है बेटा आपका वो 5.0 है, तो आप क्या बोलोगे कि डेल्टा y जो होगा आपका ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 5.5 माइनस 5.0 यानी कि 0.5 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने कर लिया बहुत आसानी से। लेकिन अगर सपोज करो, अगर इस कंडीशन को आप ऐसे समझ करो, इफ y2 जो है आपका वो 5 पॉइंट कितना 0.00000000000 कब तक, 1,00,000 बार, 1,00,000 बार जीरो लगा दिया, उसके बाद आपने कहीं 9 लिख दिया। और इसी तरीके y2 जब आपने लिखा तो उसमें भी क्या लिख दिया, y1 जब आपने लिखा तो उसमें भी लिख दिया 5.00000 1,00,000 तक, 1,00,000 बार, और फिर आपने कहीं जीरो लगा दिया लास्ट में फाइनल। अब आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा नंबर आपको लिखने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, यानी कि जो ये डेल्टा वाली टर्म है, डेल्टा, है ना, ये डेल्टा आपका बहुत ही स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, तो हम इसको जो पूरा का पूरा हमारे पास टर्म आया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x,
इस पूरे के पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं dy बाई डी एक्स से। बात क्लियर? यानी कि अगर जो डेल्टा है आपका, जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, एकदम अत्यंत ही सूक्ष्म, तब आप इस पूरे के पूरे को dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देते हो। और ये जो dy बाई डी एक्स है, यही क्या है, अभी पीछे पढ़ के आए थे, यही तो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर था। और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये जो dy बाई डी एक्स है, ये एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, ये आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एनी कर्व। इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होता है, किसी भी पॉइंट का स्लोप होता है, किसी उस पॉइंट पे जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का स्लोप होता है। बात क्लियर? ठीक। और ये जो dy बाई डी एक्स है, यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है। इसी के हेल्प से हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरे हिसाब से कि ये बात तो क्लियर आ ही चुकी होगी आप सबको कि जो dy बाई डी एक्स है ये क्यों आता है, टर्म में क्यों आता है। अच्छा, हमने इस चीज को, ये बात तो पूरी डिटेल में समझ लिया कि क्यों आता है, लेकिन अगर आप सोच के देखो कि ये जो B पॉइंट था, A पॉइंट था, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस थी। अगर आप इस B पॉइंट को खिसकाते एकदम A के पास ले आओ तो देखो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। यानी जो आपकी एक ऐसी लाइन थी जो एक कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, अगर आप उन पॉइंट्स को एकदम पास लेके आओगे तो वो लाइन आपकी एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कुछ फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बात आप नोट कर लो कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स बेसिकली आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और यही क्या होता है, एक जो आपकी टेंजेंट होती है उसका स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक, और ये जो आपके पास डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ये भी आपका स्लोप होता है, लेकिन कब, जब आपका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेटेबल हो, मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो, है ना। तो जब कैलकुलेट करने योग्य होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बोल देंगे। और अगर आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे। बात क्लियर? तो डेल्टा और dy बाई डी एक्स में फ़र्क हमको पता होना चाहिए। बात क्लियर? ठीक, तो पहला जो फॉर्मूला आता है इसमें डिफरेंशिएशन में, dy बाई डी एक्स किसका, dy बाई डी एक्स ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको, dy बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो भी आपके पास नंबर है। तो जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है, 0 मिलता है आपको हमेशा। ठीक, यानी कि अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपने dy बाई डी एक्स ऑफ 5 आपके पास नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई भी आप नंबर ले लो जो भी कांस्टेंट हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। दूसरा जो फॉर्मूला है, ठीक, तो ये अगर मान लो कि ये कांस्टेंट नंबर, ठीक, दूसरा फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं क्या है। अगर मान लो आपके पास dy बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन है जिसमें x की कुछ पावर है, हमने एक जनरल पावर मान ली कितनी, n। तो मान लो आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x की कुछ पावर है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या माइनस में हो सकती है या फिर फ्रैक्शन में हो सकती है। तो इस फॉर्मूले को जब आप बनाओगे तो क्या मिलेगा, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी n, और x की पावर हमेशा 1 कम हो जाती है। बात क्लियर? तो यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1 हो गया। अगर आप इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो कैसा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कि मान लेते हैं कि हमको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स ऑफ, पहला एग्जाम्पल, x की पावर 5 को, तो x की पावर 5 को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो रूल क्या बोलता है, रूल तो यही बोलता है कि भाई जो पावर है वो पहले आ गई और x की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 5 है तो 5 से 1 माइनस कर दो, तो 5 माइनस 1, तो ये बन गया 5x की पावर 4। आसान चीज़ थी। ठीक, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी टाइम पे। अगर मान लो आपके पास dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -7 दे दिया जाए, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे भाई, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पावर कितनी है, -7, तो रूल क्या बोलता है, जितनी भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी। तो -7 को हम पहले ले आए और x की पावर -7 थी और -1 कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर -8 हो गई, है ना।
हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप इसी को थोड़ा सा और एक क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करके देखो, कोई फास्ट तो नहीं चल रहा है, अरे एकदम बच्चों वाली चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो अगला अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो हम मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 देख लो भाई। अब x की पावर अगर 1/2 देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पावर कितनी 1/2। अब इस 1/2 को आप आगे ले आके पटक दो और x की जो पावर है 1/2 माइनस 1 कर दो। अब आप 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2। ये जो आपके पास बचा कितना बच गया, 1/2 x की पावर माइनस 1/2 बच गया। अगर आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो तो लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट एक्स अपॉन में, क्योंकि पावर कितनी है माइनस की 1/2, और माइनस का 1/2 का मतलब x जब नीचे आएगा, अरे यार x की पावर माइनस 1/2 का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फिर अंडर रूट एक्स। बात क्लियर, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। अगला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 भी देख लो भाई एक। तो इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपका फिर से वही पावर जो है वो पहले आ गई 3/2, और x की पावर 3/2 में से -1 कर दो। जैसे ही 3/2 से 1 माइनस करा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो 3/2 x की पावर 1/2। तो ये भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। तो ठीक ऐसे इसी टाइप के फंक्शन हमको मिलेंगे, हमको जो क्वेश्चन में अपने फिजिक्स में हमको जो ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें जो भी टाइम का फंक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का फंक्शन होगा, या किसी और क्वांटिटी का फंक्शन होगा, तो उसमें पावर जो मिलेंगे सिंपल ही मिलेंगे। ठीक, तो आपको बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ पता होना चाहिए। क्या होता है, अगर पावर एक्स में जो फंक्शन है उसकी कुछ पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, जो इतनी पावर है वो पहले आ जाएगी और उसकी पावर जो थी उस वहाँ से एक कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपका मेन फार्मूला हुआ। तो 2 फार्मूले कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से इन 2 फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। तो एक बार क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला देते हैं। अभी हमने 2 पढ़े, अब इन दोनों को मिला दो। मान लो कि लेट आपको एक फंक्शन हमने दे दिया y इज इक्वल टू, जिसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। x की पावर 3 बना लो, अच्छा लगेगा। जो भी आपका मर्जी हो वो बना लो, हम 3 बना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो फंक्शन मिला इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, और दिस डी वाई की जगह आप पूरा का पूरा क्या लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 3। अब आपने तो भी पढ़ा है कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और x का जो है उस पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब भी कांस्टेंट किसी के साथ, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये जो 5 है, ये 5 बाहर चला जाएगा इस डी के, और बचेगा अंदर क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। अब इस पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, तो 5 बाहर गया, और इस 3 को जब एक्स की पावर 3 को सॉल्व करोगे तो 3x की पावर 2 बन जाएगा। बात क्लियर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ रहा है तो वो कभी भी डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा, वो उससे बाहर हो जाएगा, है ना। तब उस कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा कि यहाँ पे भी 0 मार दिया, काम खत्म सर, 0.0 सब लाइक दिस खत्म, सब 0। बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है बहुत ही आसान सा होगा, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। ई की पावर x जो है ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबने सुन रखा होगा ई की पावर x टाइप का कुछ होता है। तो जो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ये हमेशा ई की पावर x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही रहेगा, है ना, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। मान लो कि हमने आपको दे दिया कि ई की पावर x है कोई फंक्शन, ई की पावर x का मतलब क्या, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ई की पावर 2x ले लो,
इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लिखोगे d/dx ऑफ e की पावर 2x, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आओगे तो जो e की पावर x का क्या था, e की पावर x ही था, तो e की पावर x हमने 2x हमने लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एग्जैक्टली केवल इकलौता x है और यहाँ पे x के साथ कितना है, 2 भी है, तो जो जितना नंबर यहाँ पे होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप चाहो तो इसको एक फॉर्मूले के तरीके समझ लो, नोट बना के कैसे कुछ लिख लो कि अगर कहीं पे दिया है d/dx ऑफ e की पावर nx, कितना, e की पावर nx, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये आ जाएगा n e की पावर nx, है ना। n आपके पास कोई भी नंबर है, अब आप रख के चेक कर लो चाहे भाई, अगर आप लिख लो d/dx ऑफ e की पावर -3x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -3 e की पावर -3x, खत्म। ठीक, तो आप आसानी से इसको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन में प्रैक्टिस मारोगे, आज तैयार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। ठीक, तो तीसरे फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं, तीसरा हो गया, चौथे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें चाहो तो एक आध क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल पे, तब आगे भी बढ़ा जाए। एक एग्जाम्पल आप ये लिख लो, d/dx ऑफ e की पावर ax प्लस b, वेयर a b आर कांस्टेंट, a b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने अभी पढ़ा है पीछे फार्मूला एक, क्या पढ़ा है कि e की पावर nx का क्या होता है, n e की पावर nx, यही तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, e की पावर ax प्लस b है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा a e की पावर ax प्लस b, बस। क्यों, क्योंकि ये b जो है, b के साथ कोई आपका वेरिएबल टर्म नहीं अटैच है, तो जब b का हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर एक और फॉर्मूले पे आ जाते हैं, d/dx ऑफ log x। log x आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये होता है 1/x, बात क्लियर। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 1/x, है ना। मान लेते हैं कि आपको एक आध एग्जाम्पल इस पर भी देखो तराक से, एग्जाम्पल क्या है, d/dx ऑफ log 5x, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमको क्या पता है कि log x में क्या होता है, x log के साथ जो भी आएगा ये अपॉन में आ जाएगा सीधे सीधे, तो log 5x का क्या आ जाएगा कि 1/5x आ जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, 5x है, तो अगर x के साथ जो भी नंबर होगा वो है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 से 5 कट, कितना बचा, 1/x। यानी कि अगर आप देखो तो इस फॉर्मूले को भी आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, d/dx ऑफ log nx, n आपके पास कोई नंबर हो तो इसका भी जो फॉर्मूला मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, ये nx नीचे आ गया और n हमेशा इनटू में आएगा और n कट के बचेगा 1/x हमेशा, बात क्लियर। यानी कि log x में x की जगह पे जो भी नंबर आएगा इसका कोई रोल नहीं मिलेगा, नो रोल, कोई रोल ही नहीं। ठीक, अगर आपसे कोई बोल दे भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो 1/x है। अगर log 100x का भी कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले तब भी कितना है, 1/x ही है। घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने नीचे देख रखा है कि क्यों ऐसा होता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपसे कोई बोल दे भाई log 1000x ले लो, इसका भी क्या होगा, इसका भी 1/x ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूले थे हमारे पास। कौन कौन सा हुआ, पहला रिकैप मारो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और अगर मान लो x की पावर n पे कोई फंक्शन लगा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n अगर है तो n x की पावर n-1 हो जाएगा, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। और अगला क्या है आपका log x का डिफरेंशिएशन
ये होता है 1/x। बात क्लियर? तो कोई बहुत बड़ा इसमें चैलेंजिंग या बहुत बड़ा डरावने वाली बात तो नहीं लगी होगी, आसान से हो गया होगा। ठीक, अगले कुछ फॉर्मूले जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है ना। जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पढ़ रखी हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, तो हमारे पास जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो अब जो हमारे फॉर्मूले आएंगे आगे 4-5, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको देखना है। ठीक, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर मान लो आपको हमने दे दिया d/dx ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा कॉस एक्स, सिंपली कॉस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। दूसरा जो आप देखोगे d/dx ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स मिल गया, लेकिन जब आप कॉस एक्स का करोगे तो आपको माइनस का साइन एक्स मिलेगा। बात क्लियर? ये बात ध्यान रखना, d/dx आप साइन एक्स करा तो कॉस एक्स मिला, लेकिन अगर कॉस एक्स करा तो माइनस का साइन एक्स मिलेगा। बात क्लियर? अगला देखो इसी में तीसरा, पहले आप तीनों फॉर्मूले देख लेंगे, चारों पांचों जो भी हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल करे जाएंगे। d/dx ऑफ tan x, tan x को जब आपने डिफ्रेंशिएट करा तो क्या मिलेगा फॉर्मूला आपको, सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बात क्लियर? अगला चौथा, d/dx ऑफ सेक एक्स, किसका, सेक एक्स। आपको पता है tan x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन जब सेक एक्स का करते हैं तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू में tan x। बात क्लियर? तो ये चार फॉर्मूले, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है, साइन एक्स को किया तो कॉस एक्स मिला, कॉस एक्स से किया तो माइनस साइन एक्स मिला, टेन एक्स से किया तो सेक स्क्वायर एक्स मिला, सेक का किया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिला। अब अगला इसी में दो और है, d/dx ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और इसी का उल्टा अगला भी मिल जाएगा, d/dx ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बात क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना। तो आप सब लोगों ने इसको देख लिया, नोट कर लिया, समझ लिया क्या है। अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसमें इन क्वेश्चन पे कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल कर लें और पता हो कि क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूले का पहले ही देखा जाएगा, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास, d/dx ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स के पे हम लोग देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन तड़ाफड़। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास दे दिया हमने, साइन एक्स ही ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ले लो, अपने आप से ट्राई मारो, साइन 3x। तीसरा ले लो साइन nx। ठीक, तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। पहले में देखो कोई फ़र्क की बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला ही है। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो d/dx ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला जब आप डिफरेंशिएट करने के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे, d/dx ऑफ साइन 3x। ठीक, और जब आप साइन 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे जितना भी होता है वो एज इट इज़ कॉस के साथ आ जाएगा, cos 3x ही आएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि जो नंबर होगा ये नंबर फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात समझे? यानी कि अगर इसको हम एक जर्नल फॉर्म में समझें, जर्नल फॉर्म में,
तो जनरल फॉर्म अगर देखो तो जनरल फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, साइन एन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स, ये बन जाएगा आपका एन कॉस एन एक्स। बात समझे, कुछ ये फॉर्मेट बनेगा। बात क्लियर, कोई समस्या की बात नहीं, यानी कि x के साथ जितना भी नंबर होगा वो हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल और इस पे समझते हैं क्या है। मान लेते हैं आपको हमने दे दिया साइन ए एक्स प्लस बी, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन एक्स और यहाँ पे ए एक्स और लास्ट में बी है, और बी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सेम एज इट इज होगा। एज इट इज का मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, साइन के साथ क्या है, साइन का फॉर्मूला कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी मिल गया भाई साहब, मिल गया। और हमने क्या बताया कि ये जो ए एक्स प्लस बी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला ए आ जाएगा बाहर, काम खत्म, बाकी सब कुछ एज इट इज है ना। क्यों ऐसा आता है वो सब चीज़ आपकी मैथ की बात है। अभी हमको जितनी ज़रूरत है उतना हमको क्लियर होना चाहिए कि अगर साइन एन एक्स है तो ये एन हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऑलवेज। ठीक, बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए एकदम पक्के से। ठीक, तो अगला कॉस का भी देख लो 2-3 क्वेश्चन, साइन का भी देख लो, टेन साइन का देख लिया, कॉस का देख लो, टेन का देख लो, कॉट का देख लो। तो इस टाइप से आपके हो जाएंगे 6-7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से, और इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट नहीं है जो आपको लगे कि हाँ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा हार्ड है। तो सबसे पहली आज की क्लास में ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, बस इतना ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम 5 जितने भी 6-7 फार्मूले पढ़े सबको रिवाइज करते हैं। पहला क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या है, 0। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो अगर x की पावर n टाइप का फंक्शन है तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यानी क्या होगा n x की पावर n-1, जो पावर है वो पहले आ जाएगी और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक, अगला हमने पढ़ा कि अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल टर्म का यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला। और अगर e की पावर nx है तो क्या आ जाएगा, n आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। फिर अगला हमने पढ़ा log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। इसमें भी कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है। ठीक, हमने इसमें ये चीज़ और पढ़ी कि अगर log nx का डिफरेंशिएशन आपसे कभी पूछा जाए तो log nx का डिफरेंशिएशन भी 1/x ही होगा, है ना। अगर मान लो आपने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें क्या था, log x का हमने किया था, फिर log 100x का किया था, log 1000x का किया था, तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x ही रहेगा। ठीक, फिर आगे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़े। sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, cos x का क्या था, माइनस sin x। ठीक, tan x का क्या था, sec स्क्वायर x, और sec का क्या था, sec x इंटू tan x, है ना। और cot का क्या था, cosec स्क्वायर x, और cosec का क्या था, माइनस का cosec इंटू cot x। बात क्लियर। तो ये जो कितने फार्मूले हुए, 6-7 फार्मूले, 6 इधर के और 3 उधर के, 9 फार्मूले हुए आपके पास। ये 9 के 9 फार्मूले आपको एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए, और जो छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। बात क्लियर, फार्मूले आप एकदम याद रखो, बाकी आपकी फिजिक्स में कोई बहुत बड़ा इसका वो नहीं मिलेगा, बस हाँ जहाँ पे भी मिलेगा आपको उस फार्मूले का यूज़ पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या यूज़ हो सकता है उसका। ठीक, बाकी जो डिटेल एनालिसिस है डिफरेंशिएशन की वो तो मैथ में पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा चैप्टर है, आराम से पढ़ो, 2-3-4 महीने तक चलेगा, पढ़ते रहोगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग अगले लेक्चर में भी डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट आगे देखेंगे, कुछ और फार्मूले भी हैं उसको भी देखा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जितना पढ़ लिया इसको रिवाइज़ करिए। ठीक, रिवाइज़ करने के बाद जो भी है कुछ 2-4 क्वेश्चन करिए, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो, और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना, ताकि उनको भी कुछ
पढ़ने को मिले। ठीक, और अपना रिव्यू जो भी हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि क्या कमियां आ रही हैं लेक्चर में और क्या और ज़्यादा कितना इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन सबको हम इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।